स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः वंदे भारत में। इससे पहले हमने बात करी थी कण्व एवं सातवाहन कालीन वंश के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य की जो स्थिति थी उसके बारे में। उस वीडियो में आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट रह गया था। अगर किसी ने भी उस वीडियो के नोट्स बनाए हो तो उस नोट्स में वो ये वाला फैक्ट और ऐड कर ले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, हमने कण्व एवं सातवाहन कालीन वंश के अंतर्गत पढ़ा कि कण्व वंश का संस्थापक जो था वो वासुदेव कर्ण था। और जो कर्ण वंश था इसने अपनी साम्राज्य की सीमा उत्तर भारत तक ही सीमित रखी थी। इन्होंने भारत के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। यही कारण है कि मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास संबंधी हमको कण्व वंश से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें सातवाहन वंश की तो सातवाहन वंश भी मूलतः दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश रहा है। लेकिन सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो तस्य और सातवाहन वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी, उसके कुछ सिक्के मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से मिले हैं। ऐसा हमने कण्व एवं सातवाहन वंश के अंतर्गत जाना था। यहाँ एक फैक्ट और ऐसा है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या फैक्ट ऐसा है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो देखी हो और उस वीडियो के नोट्स बनाए हो तो उस नोट्स में इस फैक्ट को ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में एक मंदसौर जिले में स्थान है जिसका नाम है अबरा। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक स्थान है जिसका नाम है अबरा। यहाँ से हमको सातवाहन वंश के कुछ सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों के आधार पर हमको ये प्रमाण मिला है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो सातवाहन वंश के शासक थे उनके संबंध रोम के राजाओं के साथ थे। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस जिले में स्थित स्थान पर प्राप्त सिक्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सातवाहन वंश के शासकों के संबंध रोम के राजाओं के साथ थे। तो याद रखिएगा क्या है इसका आंसर। मंदसौर जिले के अबरा नामक स्थान से प्राप्त सिक्कों के आधार पर हमको यह प्रमाण मिला है कि सातवाहन वंश के शासकों के संबंध रोम के राजाओं के साथ थे। ठीक है, तो यह तो हुआ एक्स्ट्रा फैक्ट और पिछली वीडियो की बात। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि कण्व एवं सातवाहन वंश के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इन विदेशी आक्रमणों के क्रम में सबसे पहला विदेशी आक्रमण जिसका होता है वो थे हिंद यूनानी। ठीक है, हिंद यूनानियों के बाद आक्रमण किया शकों ने। शकों के बाद आक्रमण किया पहलवों ने और सबसे लास्ट में जो आए वो थे आपके कुषाण। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है आपके एग्जाम में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पूछा जाता है एक क्रमबद्ध तरीके से आपको बताना पड़ती है कि पहले किसने किया पहले किसने किया। तो अगर देखिए पूछा जाए तो देखिए सबसे पहले किया हिंदू यूनानियों ने, इसके बाद करा शकों ने, इसके बाद किया पहलवों ने और उसके बाद किया कुषाणों ने। उल्टे अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुषाण, फिर पहलव, फिर शक और फिर हिंदू यूनानी। ठीक है, चलिए तो देखिए इन विदेशी आक्रमणों के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश राज्य की क्या स्थिति रही या इन विदेशी आक्रमणों से मध्य प्रदेश राज्य पर कैसा क्या प्रभाव पड़ा, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ, सबसे पहले जिसका आक्रमण हुआ था वो थे आपके हिंदू यूनानी। तो अगर हम बात करें हिंदू यूनानियों के बारे में तो हिंदू यूनानी जो थे ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर क्या करा, इन्होंने शासन किया और वहीं पर अपनी साम्राज्य की जड़ें बनाई रखी। इन्होंने अपने साम्राज्य को ज़्यादा फैलाया नहीं, इन्होंने भारत के कुछ हिस्सों पर ही शासन किया और वहीं पर ये लोग जमे रहे। तो देखिए हिंदू यूनानियों का एक शासक था जिसका नाम था निमांडर। हिंदू यूनानियों का एक शासक था जिसका नाम था निमांडर।
निमांडर का एक बौद्ध भिक्षुक थे जिनका नाम था नागसेन, या कहीं कहीं पर इनको हम नागार्जुन के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदू यूनानियों के प्रमुख शासक नागसेन हिंदू यूनानियों के प्रमुख शासक निमांडर का बौद्ध भिक्षुक नागसेन या नागार्जुन के साथ बौद्ध धर्म पर आधारित एक संवाद हुआ था। इसी संवाद को एक ग्रंथ में संकलित किया गया जिसका नाम था मिलिंद पन्हो। ठीक है, इसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। और ऐसा माना जाता है कि जो निमांडर था इसको बौद्ध धर्म अपनाने के लिए सबसे पहले नागसेन ने ही प्रेरित किया था। तो देखिए, हिंदू यूनानियों के प्रमुख शासक निमांडर का बौद्ध भिक्षुक नागसेन या नागार्जुन के साथ बौद्ध धर्म पर आधारित एक संवाद हुआ था। इसी संवाद को एक ग्रंथ में संकलित किया गया जिसको हम मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न के नाम से जानते हैं। इसी निमांडर के कुछ सिक्के मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हिंदू यूनानियों के अंतर्गत जो हमारी बात थी वो यही थी। अगर आप इसको ऐसे ही नॉर्मली पढ़ते कि हिंदू यूनानियों के प्रमुख शासक निमांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस जिले से मिले हैं, बालाघाट, तो शायद ये वाली बात आपको इतने अच्छे तरीके से याद नहीं रहती। लेकिन जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि हिंदू यूनानियों का एक प्रमुख शासक था जिसका नाम था निमांडर, जिसकी बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन या नागार्जुन के साथ बौद्ध धर्म पर आधारित एक संवाद हुआ था। इसी संवाद को मिलिंद पन्हो नामक एक ग्रंथ में संकलित किया गया जिसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। और इसी के बाद जो आपका निमांडर था ये बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित हुआ और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसी निमांडर के कुछ सिक्के मध्य प्रदेश के बालाघाट से प्राप्त हुए। तो ये चीज आपको अच्छे से बैठ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे। हिंदू यूनानियों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बात थी वो बस इतनी ही थी। आगे अगर हम बात करें तो हिंदू यूनानियों के बाद भारत पर अगला आक्रमण किसका हुआ? शकों का। ठीक है, अगला आक्रमण किसका हुआ? शकों का। तो देखिए, जो शक थे, शक पश्चिमी चीन का जो पश्चिमी इलाका है वहां पर निवास करने वाली एक जाति थी। और शकों के अंतर्गत कई प्रकार की जातियां थी। शक राज्य के अंतर्गत कई प्रकार के वंश थे जिन्होंने भारत में शासन किया था। ठीक है, शक राज्य के अंतर्गत कई प्रकार के वंश थे, या हम कह सकते हैं कई प्रकार की जातियां थी जिन्होंने भारत में राज्य किया था। उनमें से मध्य प्रदेश में शासन करने वाले जो थे वो थे, एक तो थे आपके शहरात, वहीं दूसरे जो थे वो थे करदावन। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही बन जाता है कि शक राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से वो कौन से वंश थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया था? तो कौन कौन से थे? पहला था क्षयरात और दूसरा था करदावन। चलिए एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्षयरात वंश के बारे में, तो क्षयरात वंश की जो राजधानी थी ये थी नासिक। ठीक है, क्षयरात वंश की राजधानी कौन सी थी? नासिक थी। और जो क्षयरात वंश था आपका, क्षयरात वंश के दो शासक थे, एक का नाम था भूपान और दूसरे का नाम था नेहपान। ठीक है, तो क्षयरात वंश की राजधानी क्या थी? नासिक। नासिक वर्तमान के महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है, पर इससे पहले भारत के अधिकांश राज्यों, विशेषकर आपका जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, ये मध्य भारत के अंतर्गत ही आया करता था। यही कारण है कि नासिक को एमपी की हिस्ट्री में ही काउंट किया जाता है। फिर अगर हम बात करें तो देखिए, भूपान और नेहपान जो थे ये क्षयरात वंश के दो प्रमुख शासक रहे हैं। ठीक है, इनमें से जो नेहपान है, नेहपान के बारे में एक बात कही जाती है। क्या कही जाती है? कि जो क्षयरात वंश का प्रमुख शासक नेहपान था, इसका
सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी के साथ क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि क्षयरात वंश के निम्न में से वो कौन सा शासक था जिसका सातवाहन नरेश या सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी के साथ संघर्ष हुआ था। और आपको बता दूं, इस संघर्ष में जो क्षयरात वंश का नहपान नामक शासक है ये मारा गया था। याद रहेगा। फिर देखिए आगे हम बात करें तो जो आपका क्षयरात वंश था, क्षयरात वंश के मध्य प्रदेश में कुछ पुनः मुद्रित सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पुनः मुद्रित सिक्के प्राप्त हुए हैं क्षयरात वंश के। इसका मतलब क्या है कि क्षयरात वंश के जो शासक थे इन्होंने बने बनाए सिक्कों पर जो सिक्के पहले किसी और शासक के शासन काल में बन चुके हैं, निर्मित हो चुके हैं, ऐसे ही सिक्कों पर अपनी मोहर छाप दी। और इस प्रकार के सिक्के जो हैं वो क्षयरात वंश के मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाए गए हैं। क्षयरात वंश से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बात। क्षयरात वंश की राजधानी नासिक। क्षयरात वंश के 2 प्रमुख शासक भूपान और नहपान। इनमें से नहपान का संघर्ष गौतमी पुत्र सतकर्णी के साथ हुआ और इस संघर्ष में वो मारा गया। और क्षयरात वंश के मध्य प्रदेश में कुछ पुनर्मुद्रित सिक्के प्राप्त हुए। ये तो बात हो जाती है क्षयरात वंश की। आगे हम बात करते हैं तो आगे आता है हमारा शक राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश में शासन करने वाला दूसरा प्रमुख वंश कार्दामम वंश। तो चलिए कार्दामम वंश को भी देखते हैं। तो अगर हम बात करें कार्दामम वंश के बारे में तो देखिए कार्दामम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कार्दामम वंश की स्थापना की गई थी यशोमती और इन्हीं के एक पुत्र थे जिनका नाम था चेष्टन। ठीक है, चेष्टन या कहीं कहीं इनको चष्टक के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा मध्य प्रदेश में कार्दामम वंश की स्थापना की गई थी जो कि शक राज्यों से ही संबंधित थे। ठीक है, और इनकी राजधानी जो थी वो थी उज्जैन। तो कार्दामम वंश की स्थापना यशोमती व उसके पुत्र चष्टन के द्वारा की गई। इनकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। आगे बात करते हैं हम तो देखिए कार्दामम वंश का एक प्रमुख शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन। ठीक है, कार्दामम वंश का प्रमुख शासक कौन था, रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में हमको कई प्रकार की चीजें पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। तो देखिए पहली बात तो ये आती है कि भारत के गुजरात राज्य में एक झील है जिसका नाम है सुदर्शन झील। ठीक है, कौन सी झील है, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक के द्वारा कराया गया था, रुद्रदामन के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्दामम वंश के निम्न में से किस शासक ने गुजरात में स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार यानी कि उसका दोबारा से निर्माण कराया था। किसने कराया था, रुद्रदामन ने कराया था। अच्छा, रुद्रदामन ने यह काम खुद से नहीं कराया, रुद्रदामन ने भी यह काम अपने एक प्रांतीय शासक था जिसका नाम था सुविशाख। ठीक है, रुद्रदामन के प्रांतीय शासक का नाम क्या था, सुविशाख। इसके माध्यम से रुद्रदामन ने गुजरात में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार कराया था। ठीक है, फिर देखिए जो सुदर्शन झील है, बात यह आती है कि जब पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार रुद्रदामन के द्वारा कराया गया था तो बनी किसके शासन काल में थी। तो देखिए अगर हम बात करें सुदर्शन झील के बारे में तो सुदर्शन झील बनी थी मौर्य साम्राज्य के शासन काल में। और मौर्यों के अंतर्गत जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने एक प्रांतीय पुत्र जिसका नाम था पुष्यगुप्त, इसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है,
एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए ये जो सुदर्शन झील है इसका कई बार पुनरुद्धार कराया गया रुद्रदामन के बाद। और जितने भी शासक आए इन्होंने क्या करा, सुदर्शन झील को जैसे जैसे समय के साथ, परिवर्तन के साथ, जैसे जैसे परिस्थितियों के साथ सुदर्शन झील का क्षीण होता गया स्वरूप, वैसे वैसे उसको स्वरूप को पुनर्रूप में परिवर्तित करा गया, पुनः उसका उद्धार कराया गया। लेकिन ये पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले रुद्रदामन के द्वारा ही कराई गई थी। तो देखिए कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार हम प्रश्नों पर ही चर्चा करते हैं। जैसे कि गुजरात में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण कार्दामम वंश के किस शासक ने कराया था, रुद्रदामन ने। फिर गुजरात में स्थित सुदर्शन झील के पुनरुद्धार की प्रक्रिया सबसे पहले निम्न में से कार्दामम वंश के किस शासक के द्वारा की गई थी, या किस वंश के शासक के द्वारा की गई थी, कार्दामम वंश के शासक के द्वारा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो पूछ लिया जाता है कि गुजरात में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किसने कराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के किस प्रांतीय शासक के द्वारा कराया गया था, तो इसका आंसर है सुविशाख। फिर अगर हम बात करें तो रुद्रदामन जो था, रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाख के द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया गया था। लेकिन अगर हम बात करें इसके निर्माण के बारे में तो इसका निर्माण कराया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त के द्वारा। ठीक है। इतनी सारी चीजें जो है वो आपकी सुदर्शन झील से इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम। अगर हम आगे बात करें तो देखिए रुद्रदामन के द्वारा एक और बात और सुनने को मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका रुद्रदामन था, रुद्रदामन का गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है गिरनार। ठीक है। गिरनार, जहां पर आपके गिर के जंगल हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये सब यहीं पर स्थित है। आपने सुना होगा गिर के जंगल। ठीक है। यहीं पर एक क्या है, जगह है जिसका नाम है जूनागढ़, और इस स्थान पर क्या है, हमको रुद्रदामन से संबंधित एक अभिलेख मिला है जिसको हम जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख में हमको एक बात तो ये देखने को मिलती है कि जो सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक के द्वारा कराया गया था, कार्दामम वंश के शासक रुद्रदामन के द्वारा। ऐसा हमको गुजरात के गिरनार में स्थित जूनागढ़ अभिलेख में देखने को प्राप्त होता है। वहीं पर हमको एक और बात यहाँ पर और महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। क्या मिलती है कि जो सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है। तो सातवाहन वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसको रुद्रदामन ने अपने जीवन काल में 2 बार हराया था। ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन के द्वारा गौतमी पुत्र सतकर्णी को 2 बार पराजित किया गया था। गुजरात के गिरनार में स्थित जूनागढ़ अभिलेख से हमको ये वर्णन मिलता है कि कार्दामम वंश के शासक रुद्रदामन के द्वारा सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली नरेश गौतमी पुत्र सतकर्णी को 2 बार पराजित किया गया था। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था रुद्रसेन तृतीय। रुद्रसेन तृतीय को जिसने पराजित किया था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको हम राजा विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। गुप्त वंश के एक प्रमुख शासक में से ये रहे हैं। ठीक है। उज्जैन इनकी राजधानी रही है। तो क्या याद रखना है आपको, जो कार्दामम वंश का अंतिम शासक था रुद्रसेन तृतीय, इसको गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या राजा विक्रमादित्य जिसकी राजधानी उज्जैन थी के द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है। ये तो बात हो जाती है कार्दामम वंश की। ठीक है। तो शक राज के अंतर्गत हमने क्षयरात वंश देखा, हमने कार्दामम वंश देखा। अब हम बात करते हैं आगे।
फिर देखिए कार्दमम वंश के बारे में हमको एक और बात और यहाँ पर देखने को मिलती है, क्या मिलती है, और ये बात बड़ी विवादास्पद भी है। ठीक है, याद रखिएगा बात विवादास्पद है, लेकिन इसके बावजूद भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कहीं कहीं तो ये कहा जाता है कि कार्दमम वंश के जो शासक थे ये मध्य प्रदेश में सबसे पहले तिथि रहित चांदी के सिक्कों का प्रचलन इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कुछ विद्वानों का तो यह कहना है कि कार्दमम वंश के शासकों के द्वारा ही मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम तिथि रहित चांदी के सिक्कों का प्रचलन शुरू करा गया, लेकिन कुछ विद्वानों का यह कहना है कि तिथि रहित चांदी के सिक्कों का नहीं बल्कि तिथि के साथ चांदी के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया गया था कार्दमम वंश के शासकों के द्वारा मध्य प्रदेश में सबसे पहले। ठीक है, तो अगर तिथि रहित आता है या तिथि सहित या तिथि के साथ लिखा आ जाता है तो आप लोग तो मात्र तिथि को याद रखिए, तिथि से ही आप याद रख लीजिए कार्दमम वंश के शासकों से ही संबंधित है और आप लोग लगाकर आ जाना। ठीक है तो ये हो जाते हैं आपके क्या, कार्दमम वंश से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास संबंधी सक राज्यों के अंतर्गत विदेशी आक्रमणों के तहत वो कंप्लीट। आगे हम बात करते हैं, आगे आते हैं हमारे पहलव। तो पहलव के बारे में अगर हम बात करें तो पहलव जो थे इन्होंने भी क्या करा, मध्य प्रदेश राज्य के सीमाओं तक पहलवों ने अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं करा, ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में ही सिमट कर रह गए। और इस प्रकार हमको पहलव वंश के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास संबंधी किसी भी प्रकार का कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं हम, आगे आते हैं हमारे कुषाण। कुषाण से संबंधित हमारी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए पहली बात, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कुषाण वंश का जो सबसे प्रमुख शक्तिशाली शासक था वो था कनिष्क। तो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क के कुछ सिक्के हमको मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक स्थान है जिसका नाम है भेड़ाघाट, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वहीं कुछ सिक्के हमको मध्य प्रदेश के शहडोल से भी प्राप्त हुए हैं जो कि कुषाण वंशीय सम्राट कनिष्क से ही संबंधित है। तो कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क के कुछ सिक्के हमको मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट से मिले हैं और कुछ सिक्के हमको मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से मिले हैं, याद रखिएगा। फिर देखिए कुषाण वंश का एक शासक था जिसका नाम था बिमकेड पिसेस। ठीक है, कनिष्क के पिता थे ये। ठीक है, बिमकेड पिसेस कनिष्क के क्या थे? पिता थे। तो कुषाण वंशीय शासक बिमकेड पिसेस का सिक्का हमको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से प्राप्त हुआ है। कुषाण वंशीय प्रमुख शासक बिमकेड पिसेस का सिक्का हमको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए हमको मध्य प्रदेश में ही जो जबलपुर जिला है, जबलपुर जिले के भेड़ाघाट नामक स्थान से ही हमको कुषाण कालीन दो मूर्ति लेख व बौद्ध प्रतिमाएं, ठीक है, कुषाण कालीन दो मूर्ति लेख और बौद्ध प्रतिमाएं हमें मध्य प्रदेश की जबलपुर के भेड़ाघाट नामक स्थान से प्राप्त हुई है। ठीक है, मूर्ति लेख का मतलब क्या होता है? देखिए मूर्ति लेख का मतलब होता है किसी मूर्ति के आसपास, उसके ऊपर या उसके नीचे या उसके साइड में उसके परिचय या उसके संबंध में लिखा हुआ लेख मूर्ति लेख कहा जाता है कि वो मूर्ति किस समय बनी थी, किसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड है, किसके द्वारा बनाया गया, उसी के संबंध में लिखा हुआ लेख किसको कहते हैं? हम मूर्ति लेख को कहते हैं। और बौद्ध प्रतिमा तो आप जानते ही हैं। तो कुषाण कालीन मध्य प्रदेश में जो मूर्ति लेख मिले हैं और बौद्ध प्रतिमाएं मिली हैं, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। और इस प्रकार आपने देख लिया कि विदेशी आक्रमण के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश राज्य की क्या स्थिति रही और विदेशी आक्रमणों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास से संबंधित कितने महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।